क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, लेकिन आप हेयर ट्रांसप्लांट के कारण होने वाले स्कार्स को लेकर काफ़ी परेशान हैं? क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद के स्कार के बारे में और जानना चाहते हैं? आइए इसके बारे में और बात करते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर एमडी, पुणे। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जिकल टेक्निक हर साल इम्प्रूव हो रहा है। सर्जरी के बाद स्कारिंग भी कम होने लगा है, लेकिन फिर भी बेसिक स्कारिंग तो होता ही है। इनफैक्ट स्कारिंग सर्जरी का एक अनअवॉइडेबल हिस्सा है। आपको स्कार होंगे क्या या कितने गहरे होंगे, ये आपके सर्जिकल टेक्निक और स्किन टेंडेंसी पर आधारित है। इनफैक्ट आपके सर्जन का एक्सपीरियंस और स्किल और टेक्निक आपको कितनी स्कारिंग होगी ये डिटरमाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन से प्रोसीजर किस तरह के और कितने गहरे स्कार्स पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको तो पता है कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने के लिए दो टाइप के प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन यानी कि एफयूई एंड फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन या एफयूटी। दोनों प्रोसीजर के बाद 3 से 6 महीने में विजिबल हेयर ग्रोथ दिखाई देती है। तो पहले बात करते हैं एफयूई के बारे में। इस प्रोसीजर में हेयर फॉलिकल को सिर के पीछे के हिस्से से और साइड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आपके सर्जन हर एक ग्राफ्ट को एक स्पेशल माइक्रो पंच टूल के साथ इंडिविजुअली निकालेंगे। इससे सिर पर एक छोटा राउंड स्कार हो सकता है, 1 मिलीमीटर के डायमीटर जितना छोटा। फिर इन ग्राफ्ट को रेसिपिएंट एरिया में इम्प्लांट किया जाता है। आपके स्काल्प पर इन इंसिजन से स्कार हो सकते हैं, लेकिन वो हील हो जाते हैं और इवेंचुअली आपके बाल उन्हें कवर भी करते हैं। फिर दूसरा प्रोसीजर है एफयूटी। इस प्रोसीजर में स्काल्प से एक स्ट्रिप को डोनर एरिया से लिया जाता है और फिर उस स्ट्रिप से ग्राफ्ट को निकालकर रेसिपिएंट एरिया में या बाल्ड पैचेस पर इम्प्लांट किया जाता है। जब डोनर एरिया से स्ट्रिप को निकाला जाता है, तब उस एरिया को सुचर किया जाता है और जिन एरिया से स्ट्रिप लिया गया है उन एरिया पर लीनियर स्कार हो जाता है। इस प्रोसीजर में रिकवरी भी ज़्यादा टाइम लेती है। देखिए, एफयूटी में स्कार्स होने की शक्यता ज़्यादा है और इसलिए आजकल कई सारे डॉक्टर और पेशेंट एफयूटी प्रोसीजर को प्रीफर करते हैं। अगर आपको किलॉइड स्कार्स की टेंडेंसी है, तो आपको आपके सर्जन को ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे केसेस में शायद आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट नहीं होंगे। इसके अलावा ऐसे भी कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनमें आप स्कार्स को डिस्गाइज कर सकते हैं। उनमें से पहला ऑप्शन है स्काल्प माइक्रो पिगमेंटेशन या एसएमपी। इसे मेडिकल हेयरलाइन टैटू या स्काल्प हेयर टैटूइंग भी कहते हैं। ये एक परमानेंट प्रोसीजर है जिसमें स्काल्प में एक पिगमेंट को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे बाल और घने दिखते हैं। ये बस अपीयरेंस को बदलता है, असल में बाल उतने घने नहीं होते। ये पिगमेंट आपके ओरिजिनल हेयर के कलर से मैच होता है। पर ध्यान रहे कि जब आपके बाकी के बाल नेचुरली ग्रे होंगे, तब इन एरियाज में कुछ चेंजेस नहीं होगा। फिर एसएमपी का टेम्पररी फॉर्म है ट्राइकोपिगमेंटेशन या टीएमपी। इस प्रोसीजर में इंक या पिगमेंट सेमी परमानेंट होता है, जिसे सिर्फ डर्मिस में इंजेक्ट किया जाता है। ये इंक 6 महीने से लेकर 3 साल तक लास्ट हो सकता है। ये प्रोसीजर कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकती है। फिर सबसे जाना माना प्रोसीजर है लेजर ट्रीटमेंट। लेजर से डैमेज स्कार टिश्यू हील होता है। इसे स्काल्प माइक्रोपिगमेंटेशन या ट्राइकोपिगमेंटेशन के साथ कंबाइन किया जा सकता है। ये प्रोसीजर डर्मिस के ओवरऑल हेल्थ को भी अपलिफ्ट करता है। देखिए, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट को सही सर्जन से और सही क्लिनिक में कराओगे, तो आपके इस सर्जरी से बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकेंगे, जिसमें स्कारिंग भी कम होगा या नहीं होगा। हेयर एमडी पर हम मैग्निफिकेशन के लिए कार्ल ज़ाइस लूप का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट हेयर एमडी पे हम यूएस मेड पंचेस का भी इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही शार्प और प्रिसाइज रहते हैं।
जब वे स्काल्प पर यूज़ किए जाते हैं तो उनका कट भी क्लीन रहता है और स्किन को मिनिमल डैमेज होता है, उससे मिनिमल स्कारिंग होता है। और तो और हर पंच को सिर्फ एक पेशेंट पर ही यूज़ करना होता है, जो भी हम हेयर रेमेडी पे करते हैं। इंडिया में जो पंचेस मिलते हैं उनका प्रिसीजन उतना नहीं होता, इसलिए स्कारिंग होने के चांसेस भी बढ़ने लगते हैं। इसलिए सही सर्जन, सही क्लिनिक चुनना। अगर आप सर्जन और क्लिनिक चुनने के लिए कुछ मदद चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बाकी के यूट्यूब वीडियोस ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन वीडियो में हमने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को कैसे चुनना है, हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेस कैसे होता है, बेस्ट क्लिनिक कैसे चुनते हैं, प्रोसीजर के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, प्रोसीजर के बाद क्या केयर लेनी है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाए। मैं आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेयर ट्रांसप्लांट के बाद के होने वाले स्कार्स के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपके और कोई भी सवाल है तो आप हमारे वेबसाइट या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देखिए, सही सर्जन, एक्सपीरियंस और स्किल्ड सर्जन से प्रोसीजर करके आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आपको ठीक से रिसर्च करके आपके लिए बेस्ट क्लिनिक और बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन चुनना है। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।